हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी आई हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2023। ठीक है, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ चार्जमैन 2, चार्जमैन के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे डेली आप लोग को एक न्यू जॉब अपडेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ए वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पे जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन 2 redesignated as चार्जमैन, selected candidate will have to serve in the units under administrative control of A. Headquarters Western Naval Command Mumbai, B. Headquarters Eastern Naval Command Visakhapatnam, C. Headquarters Southern Naval Command Kochi, and D. Headquarters Andaman and Nicobar Command Port Blair. Indian Navy reserve the right to post candidate to any place in India depending upon organizational requirements or constraint। इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो कहाँ पे काम करेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार में काम करेंगे, कोची में करेंगे, विशाखापत्तनम में करेंगे, मुंबई, मतलब ऑल इंडिया का ये जॉब है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर advised to read the complete advertisement carefully before filling up the online application form। एक बार अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप लोग एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट, मतलब किस किस ग्रुप में वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अभी यहाँ पे देखते हैं लेवल, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेवल 6 का जॉब है। 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी है। सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड की बात करते हैं, उसमें वैकेंसी कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटर की है। यहाँ पे ट्रेड है, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया और वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है वो बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए इलेक्ट्रिकल फिटर की वैकेंसी आई हुई है। डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएससी क्या होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए या फिजिक्स में, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या वो होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर नहीं है ग्रेजुएट, अगर डिप्लोमा किए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 18 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स है, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3, टोटल 42 सीट्स है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए कैटेगरी में बी के लिए 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी होती है। ठीक है, तो वो बताया गया कि इस कैटेगरी में 1 सीट है। कमांड वाइज वैकेंसी डिटेल्स, ईएनसी में 17, एएनसी में 1, एसएनसी में 4 और डब्ल्यूएनसी में 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विपन ग्रुप में है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीएससी होना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर किए हैं 12th के बाद या 10 तो वो लोग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो पॉलिटेक्निक कैंडिडेट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर इस सब में किन्हीं के पास डिप्लोमा डिग्री है, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। गायरो फिटर के लिए, रेडियो फिटर के लिए, रडार फिटर के लिए, सोनार फिटर के लिए और इंस्ट्रूमेंट फिटर के लिए। ठीक है, ये सब के लिए जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी में देख रहे हैं वैकेंसी बताई हुई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर में कितनी है, अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस में 0, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और टोटल 11 सीट्स है। जैसे रेडियो फिटर में अनरिजर्व के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और टोटल 7 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर फिटर में जो अगर डिप्लोमा किए हैं, या तो कोई है डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, या तो डिग्री हो बीएससी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किन्हीं एक सब्जेक्ट में, या तो फिर आप लोग डिप्लोमा किए होंगे कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट 7 है और अनरिजर्व के लिए 5 सीट है। ठीक है, विपन फीटर के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो विपन फीटर में वही है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट 8 है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 6 सीट्स हैं। और उसके बाद है इंजीनियरिंग ग्रुप में बॉयलर मेकर, इंजन फिटर, फाउंडर, जीटी फिटर, आइस फिटर, पाइप फिटर, मैकेनिस्ट, तो इस सब में होना चाहिए बीएससी साइंस होना चाहिए, मतलब फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या मैथमेटिक्स से, या डिप्लोमा अगर किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैकेनिकल मशीनरी कंट्रोल फीटर के लिए है कि अगर डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल्स में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। REF और AC फीटर में है कि अगर या तो BSc किए हैं साइंस से, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं, या डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में किए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप की यहाँ बात करते हैं, BSc हो अगर कोई किए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर नहीं किया तो डिप्लोमा भी किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लेटर के लिए, वेल्डर के लिए, सिपराइट के लिए, ठीक है। लेगर की बात करते हैं, लेगर में डिप्लोमा इन ड्रेस मेकिंग अगर है कोई तो आप लोग कर सकते हैं, या फिर BSc किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल ये देख रहे हैं कि अगर कोई BSc किए हैं वो लोग कोई भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर की बात करते हैं, डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी में है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वर्क्स में, सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है तो कर सकते हैं। टोटल सीट्स 6 है, अनरिजर्व के लिए 5 है। PPNC में देख सकते हैं, BSc अगर किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एज द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एज मेंटेन सीनियर नंबर A और B, ठीक है। या तो वो पेंट टेक्नोलॉजी में किए हैं या सिविल में किए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स है 372, ठीक है। करिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म्स है, वो क्या उसका एब्रिविएशन है वो दिया गया है। जैसे अनरिजर्व के लिए UR लिख सकते हैं, तो वैसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी है। OL क्या, 1 आर्म एंड 1 लेग, तो इस टाइप का ये डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए शॉर्ट फॉर्म है। अदरवाइज इधर आप लोग देख सकते हैं EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब ये आपको है कि डिटेल बता दिया गया है कि किसका शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या एब्रिविएशन है। रिजर्वेशन की यहाँ पे बात करते हैं, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS PWBD कैटेगरीज इज अवेलेबल एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वही फॉलो इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। अब एज लिमिट रिलैक्सेशन क्रूशियल डेट का बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है वही फॉलो होगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए अनरिजर्व में अगर के हैं तो 10 साल, OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल, ESM है तो 3 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट, अगर आप लोग कैटेगरी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता चुकी हैं, BSc होना चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेमुनरेशन और सर्विस कंडीशन, तो ऑलरेडी बता जो लेवल 6 का जॉब है, ठीक है। तो और आप लोग को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसिलिटी रहेगा वो सारा मिलेगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए, ऑल इंडिया का जॉब है, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो 15 मई से स्टार्ट हो चुका है और 29 मई तक ये रहेगा, ठीक है। तो इस बीच में आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिर है उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तिब्बतन रिफ्यूजी, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। तो आप लोग का वेबसाइट को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ www.joinindiannavy.com इन, इस पर आप लोग जाएगा। एक बार फिर से मैं वेबसाइट बता देती हूँ www.joinindiannavy.gov.in। ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल्स, ठीक है। अब अप्लाई करने कैसे करना है तो वही यहाँ फिर बताया गया है कि वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पे ज्वाइन नेवी वेज टू ज्वाइन सिविलियन चार्जमेंट टू, ये क्लिक करके आप लोग उस पर जाके कर लीजिएगा। 15 मई से 29 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होता है फॉर्म भरने में तो उसके वहाँ पे www.indiannavy पे आप लोग जाएंगे, .in पे जाएंगे तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि कास्ट सर्टिफिकेट, डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट आप लोग अपने पास रख लेंगे सुरक्षित। फॉर्म भरने के बाद एक हार्ड कॉपी भी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं। कैंडिडेट शुड रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पढ़ने से पहले एक बार डिटेल एप्लीकेशन आप लोग एडवर्टाइजमेंट आप लोग पढ़ लेंगे, तब आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। और कोई भी हार्ड कॉपी आप लोग को सेंड करना नहीं है, ठीक है, अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई, एक कैंडिडेट चाहे तो 2-3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करो, जितना मन पोस्ट उतना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ RS 278 रुपीज़ है,
ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन पेमेंट है, 278 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। एग्जामेशन है वीमेन और SC ST PWBD कैंडिडेट को एग्जाम्प्टेड है, उन लोगों को कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। अदरवाइज जनरल OBC कैंडिडेट को 278 रुपीज़ लगेगा। एग्जामिनेशन सिटी की बात करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देख लीजिए, स्टेट में पोर्ट ब्लेयर है, बिहार में पटना है, दिल्ली में दिल्ली ही है, गुजरात में अहमदाबाद है, केरला में कोची है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, में सेंटर है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सेंटर है, तमिलनाडु में चेन्नई में, हर स्टेट में एक एक सेंटर दिया हुआ है लगभग, ठीक है। रिजेक्शन है कि अगर आप लोग एजुकेशन जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं करते तो आप लोग रिजेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना है, ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन डालना है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आप लोग को वेबसाइट पे बाद में फर्दर पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग को इंटीमेशन मिल जाएगा, मोबाइल पे भी SMS आ जाएगा और email ID पे भी आप लोग को एक ईमेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि एग्ज़ाम में आप लोग टाइम में क्या है कि एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन पहले होगा, फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर उसके 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10। यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10, जनरल इंग्लिश से 10, जनरल अवेयरनेस से 20 और सिलेबस स्पेसिफिक टू द पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करें उसके लिए 50, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलैरिटीज़, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, जो नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है वो रहेगा। अवेयरनेस में हाल फिलहाल में या जो GK का क्वेश्चन रहता है, जो डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास, हमारे देश में विदेश में जो हो रहा है वो चीज़ पूछा जाएगा। इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 10th लेवल तक का मैथ्स रहेगा, नॉलेज ऑफ द ट्रेड जो आप लोग पढ़े हैं, अपना जो आप लोग का सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट वहाँ से रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है तो जो एज में बड़े होंगे उनका होगा, और अगर उसमें भी एज में भी सेम हो जा रहा है तो उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिनका नाम पहले आता है उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।